ये कहानी इस्लामाबाद सेंटोरस के 13वें फ्लोर की है। भेजने वाले बताते हैं कि मैं जब भी इस वाक़े को याद करता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब ये कहानी मुझे रिसीव हुई तो साथ ही उन्होंने मुझे एक तस्वीर भेजी जो कि उनके बाजू की थी। आप यकीन नहीं करेंगे, उस वक्त भी उनके रोंगटे खड़े थे। उनके साथ वहाँ जो कुछ हुआ आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अगर आप कमज़ोर दिल के मालिक हैं तो ये वीडियो अकेले मत देखिएगा और वीडियो शुरू करने से पहले अपने कमरे की लाइट ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रिजवान और मैं आप सबकी भेजी गई हॉरर स्टोरीज को नरेट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आप सब जहाँ भी हों, अल्लाह आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे। और इस दुनिया में जितने भी लोग परेशान हैं, मुश्किलात में हैं, अल्लाह ताला उन सबके लिए आसानियाँ फरमाए। आज का ये वाक़या बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा और सपोर्ट के लिए अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जब आप कमेंट करते हैं तो यकीन जाने मेरा दिल खुश हो जाता है और मज़ीद अच्छा काम करने का दिल चाहता है। इसलिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। तो जल्दी से अपने आसपास हिसार बांध लें और आयतल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि कहा जाता है कि जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो ये बड़ी दिलचस्पी से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। आज का वाक़या अदनान ने जर्मनी से भेजा है। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, मेरा नाम अदनान है और मैं जर्मनी से आपको अपनी ये कहानी शेयर कर रहा हूँ। आज मैं अपनी कहानी में वो बातें शेयर करने वाला हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। सच बताऊं तो ये सब आज तक मैंने अपने घर वालों से भी शेयर नहीं किया। मैं YouTube पर आपकी वीडियोस बहुत शौक से देखता हूँ। जब लोगों के वाक़यात सुने तो सोचा कि एक अपना भी वाक़या आपसे शेयर करूँ। मेरा वाक़या सुनने वाले सुनकर ज़रूर हैरान होंगे। ये तब की बात है जब मैं पिछले साल अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान आया था। मैं 4 साल बाद पाकिस्तान आया था। इस वजह से मुझे अपने अजीज़ों क़ारिब से मिलते मिलते 15 दिन गुजर गए थे। रोज़ाना की बुनियाद पर मेरे घर मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। जब मिलना मिलाना ख़त्म हुआ तो सोचा कि कुछ दिन घर पर ही रहूँगा और घर वालों के साथ एक अच्छा वक्त गुजारूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ 2 माह के लिए पाकिस्तान आया था। इसके बाद मुझे वापस जर्मनी आना था। एक दिन अचानक मुझे मेरे दोस्त हसन की कॉल आती है कि आज शाम की क्या रूटीन है। अच्छा, इस दोस्त के बारे में भी बताता चलूँ कि ये मेरा वो दोस्त था जो मेरे साथ जर्मनी में 5 साल रहा था। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और जर्मनी में एक ही जगह नौकरी किया करते थे, जिसके बाद उसे घर के हालात की वजह से वापस पाकिस्तान आना पड़ा था, क्योंकि उसके वालिद साहब इंतकाल कर गए थे और उनका कारोबार संभालने के लिए पाकिस्तान में कोई भी नहीं था। मेरा अपने इस दोस्त से उस दिन राब्ता हुआ था जब मैं पाकिस्तान पहुंचा था, लेकिन इत्तेफाक से उस वक्त वो अपने गांव में था। जब वो वापस आया तो आते साथ ही उसने फ़ौरन मुझसे राब्ता किया। फिर हमारे दरमियान ये तय हुआ कि आज रात हम एक साथ कहीं बैठेंगे, रात का खाना भी खाएंगे और देर तक बातें करेंगे। जब रात हुई तो मैं अपने घर बता आया था कि मैं देर से घर लौटूंगा और हो सकता है कि मुझे घर आते आते फजर हो जाए, क्योंकि मैं अपने इस दोस्त से एक बड़े अरसे बाद मिलने वाला था। पाकिस्तान में मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से है और मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस्लामाबाद में गुजरा है। इसलिए जब मैं हसन से मिला तो हमने अपनी कुछ पुरानी यादें ताज़ा की। एक जगह खाना खाने के बाद हम इस्लामाबाद F6 F7 की सड़कों पर घूमने लगे। अक्टूबर की रातें थीं और ठंडी हवा का मज़ा ही कुछ और था। जो लोग मेरी इस कहानी को इस्लामाबाद से सुन रहे हैं वो इस बात को ज़रूर महसूस कर पाएंगे। अब हम खाना भी खा चुके थे और अच्छा खासा घूम फिर भी लिया था। मैंने हसन से कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि मेरे घर चलते हैं और मेरी छत पर बैठकर बातें करते हैं। लेकिन हसन ने कहा कि मैंने तुम्हें कुछ दिखाना था जिसके बारे में अभी तक मैंने तुम्हें नहीं बताया। ये सुनकर मुझे काफ़ी तजस्सुस हुआ और मैं पूछने लगा कि ऐसा क्या है, जिस पर हसन कहने लगा कि तसल्ली रखो, हम वहीं जा रहे हैं। हसन गाड़ी ड्राइव करता रहा और मैं फ्रंट सीट पर बैठकर ये सोचता रहा कि पता नहीं ऐसा क्या होगा। कुछ देर गुजर जाने के बाद जब इस्लामाबाद सेंटोरस आया तो हसन ने अपनी गाड़ी उसकी बेसमेंट की जानिब ले ली। रात का 1 बजने वाला था और सेंटोरस मॉल तो कब का बंद हो चुका था। फिर हम यहाँ क्या करने आए हैं, ये मैं गाड़ी में बैठकर सोच रहा था। वहाँ पहुँचकर हसन ने मुझे बताया कि उसने सेंटोरस में एक अपार्टमेंट रेंट पर लिया है, जहाँ वो ऑनलाइन काम भी करता है और हफ्ते में 3 दिन यहीं रहता है और आज रात हम उसके अपार्टमेंट में बैठने वाले हैं। ये सुनकर मुझे काफ़ी खुशी हुई और उसे मैंने मुबारकबाद के साथ ढेरों दुआएं दी। ये बातें हम गाड़ी में बैठकर कर रहे थे। जब हम बातें कर रहे थे
तब हमारी गाड़ी के ठीक पीछे कोई खड़ा था जिसे मैंने साइड मिरर से देखा था, और वो बंदा स्मोकिंग भी कर रहा था। और जैसे ही हम गाड़ी से बाहर निकले तो तब वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। मुझे अच्छे से याद है, जब मैंने गाड़ी से बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खोला था तब वो बंदा गाड़ी के पीछे था, और जैसे ही मैंने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया तो वो बंदा एक पल में गायब हो चुका था। इतनी जल्दी उस बंदे का गायब हो जाना बहुत अजीब बात थी, और बेसमेंट में सिगरेट के धुएं का नामो निशान तक नहीं था। आमतौर पर बेसमेंट में धुएं की स्मेल काफ़ी देर तक रहती है। ये एक ऐसा मोमेंट था जो नाकाबिले यकीन था। जब मैंने हसन से पूछा तो उसका भी यही कहना था कि हमारी गाड़ी के पीछे वाकई कोई मौजूद था जो अब नहीं है। हम दोनों ने गाड़ी को लॉक किया और लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगे। हमने लिफ्ट के जरिए 13वें फ्लोर पर जाना था जहां हमारा अपार्टमेंट था। सेंटोरस की बेसमेंट से रात के उस पहर मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। उस वक्त वो बेसमेंट बिल्कुल वीरान थी, जहां काफ़ी गाड़ियां खड़ी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे इन तमाम गाड़ियों में कोई मौजूद हो और गाड़ी के अंदर बैठकर हमें देख रहा हो। ये एक ऐसा एहसास था जो मेरे रोंगटे खड़े कर रहा था। फिर जब हम लिफ्ट में दाखिल हुए तो देखते हैं कि सामने एक बंदा तेज कदम बढ़ाता हुआ हमारे लिफ्ट की जानिब बढ़ रहा है और आवाज़ लगाकर कह रहा है कि रुको, लिफ्ट मत चलने देना क्योंकि मैंने भी ऊपर जाना है। वो बंदा कुछ फासले पर था और बहुत तेज चल रहा था। वो शख्स लिफ्ट में पहुंचने वाला था, बस 1-2 कदम पीछे था कि अचानक लिफ्ट का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ उस शख्स ने लिफ्ट के दरवाजे पर 2 मुक्के मारे और बहुत ताकत के साथ मारे। उस शख्स के हाथ में इतनी ताकत थी कि उसके मुक्कों की आवाज़ से हमारे कानों के पर्दे हिल गए थे। इसके फौरन बाद ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि हम आपस में कोई बात भी नहीं कर सके थे, और हम दोनों ने सोच रखा था कि इस बंदे से पूछेंगे कि भाई ये क्या बदतमीजी है। हम आपके लिए रुके तो थे, लिफ्ट का दरवाज़ा हमने जानबूझकर तो नहीं बंद किया था। जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो सामने वो बंदा नहीं था। हम दोनों लिफ्ट से बाहर निकल आए और इधर उधर देखने लगे, लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई भी मौजूद नहीं था। हमने उसे बहुत तलाश किया लेकिन वो हमें नहीं मिला। वो जो कोई भी था वो गायब हो चुका था, क्योंकि लिफ्ट का दरवाज़ा खुलने में 2 से 3 सेकंड लगते हैं। वो शख्स इतने से वक्त में कितना दूर भाग सकता था। ये सब देखने के बाद मुझे वाकई खौफ आने लगा था, और हसन के चेहरे के तासुरात भी बता रहे थे कि वो भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा। जब हम दोबारा लिफ्ट की तरफ बढ़े तो हमें एक अजीब और पुरस्कार से कहके की आवाज़ सुनाई दी। वो एक ऐसी आवाज़ थी जो गैर इंसानी थी। जब वो आवाज़ हमने सुनी तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। हम लिफ्ट में पहुंच चुके थे और हम अच्छी तरह समझ गए थे कि कोई हम पर हंस रहा है, एक ऐसा वजूद जो इंसानों में से भी नहीं है। इतने में हसन मुझसे बोला कि चल छोड़, ऊपर चलते हैं और सुकून से बैठते हैं। पता नहीं आज ये सब क्या हो रहा है। हम दोनों खामोशी से लिफ्ट के जरिए 13वें फ्लोर पर आ गए जहां हमारा अपार्टमेंट था। मेरे दोस्त का अपार्टमेंट बहुत ही मज़े की लोकेशन पर था, जहां से इस्लामाबाद का दिलकश नज़ारा देखने को मिलता था। मैं अपनी दोनों जेबों में हाथ डाले इस नज़ारे से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। जिस शीशे से मैं बाहर देख रहा था उस शीशे में कमरे का अक्स भी पड़ रहा था। इसी दौरान मैंने शीशे में देखा कि एक शख्स कमरे में दाखिल होता है और आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए मेरे बिल्कुल पास आकर रुक जाता है। उसके हर बढ़ते हुए कदम की आवाज़ मैं बाकायदा सुन पा रहा था, क्योंकि फर्श पर टाइल्स लगी थीं और उसने जूते भी बिल्कुल वैसे पहन रखे थे जैसे उस दिन हसन ने पहने थे। इस वजह से पहले मैं ये समझता रहा कि वो हसन है। मेरा ज़्यादा ध्यान बाहर के नज़ारे पर था जहाँ मैं खोया हुआ था। लेकिन जब वो शख्स मेरे साथ आकर रुक गया और फिर जब मेरी शीशे में नज़र पड़ी तो उस शख्स का सर ही नहीं था। वो एक इंसानी धड़ था जो बगैर सर के था। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो मेरे मुड़ने से पहले ही वो चीज़ गायब हो गई और सामने से हसन चलता हुआ कमरे में आया और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला कि तू यहीं रुक, मैं वॉशरूम से हो लूँ, फिर तुझे अपार्टमेंट का विजिट करवाता हूँ, देखकर तेरा दिल खुश हो जाएगा। मैं हसन को इस बारे में बताने ही वाला था कि उसने मुझसे कहा कि हाँ मैं आ रहा हूँ, बस फिर सुकून से गप लगाते हैं। हसन वॉशरूम जा चुका था। अब मैं वहाँ खड़ा हसन के आने का इंतज़ार कर रहा था। काफ़ी देर गुजर गई लेकिन हसन वॉशरूम से बाहर नहीं निकला। मैंने दिल में सोचा कि चलो इसे वक्त लगेगा, मैं खुद ही विजिट कर लेता हूँ, और विजिट करते करते हसन भी वापस आ जाएगा। जो अजीबो गरीब वाक़यात वहाँ पेश आ रहे थे वो सब देखने के बाद अब मुझे एक ही जगह रुककर डर महसूस हो रहा था।
اس لیے میں نے سوچا کہ اپارٹمنٹ کا وزٹ کر لیتے ہیں۔ میں اس اپارٹمنٹ کے ساتھ والے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھتا ہوں کہ ایک جوان لڑکا ہیڈ فونز لگائے پی سی پر بیٹھا کام کر رہا ہے۔ اصل میں وہ لڑکا شیشے کے کیبن میں تھا۔ یہ شیشے کا کیبن اس لیے بنایا گیا تھا کہ باہر کی آواز اندر اور اندر کی آواز باہر نہ جا سکے۔ جیسے اس لڑکے کی نظر مجھ پر پڑی، اس نے فوراً اپنے ہیڈ فونز اتارے اور شیشے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور مجھ سے کچھ کہنے لگا، لیکن اس کی آواز میں نہیں سن سکتا تھا۔ وہ کچھ بول رہا تھا اور بہت اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ اس کا اندازہ اسے دیکھ کر لگایا جا سکتا تھا، لیکن اس کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ پاتی تھی۔ پھر وہ لڑکا شیشے پر اپنا ناک رکھ کر اشارے کی مدد سے بتانے لگا کہ اس کیبن کا لاک کھولو۔ جب اس لڑکے پر میری پہلی نظر پڑی تھی تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ میرے دوست حسن کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، لیکن وہ لڑکا ایسے بیہیو کر رہا تھا جیسے اسے میرے دوست نے یہاں قید کر رکھا ہو۔ اب میں نے اسے اشارے کی مدد سے بتایا کہ میرا دوست آ جائے، پھر میں اسے کہتا ہوں کہ اس کا دروازہ کھولے، کیونکہ اس کا دروازہ کارڈ سے کھلتا تھا جو میرے دوست کے پاس تھا، لیکن اسے بالکل بھی نہیں صبر ہو رہا تھا۔ ایک عجیب بات یہ بھی تھی کہ وہ لڑکا ایسے پیش آ رہا تھا جیسے کیبن کا دروازہ کھلنے پر وہ ہم پر حملہ آور ہو جائے گا۔ میں نے ایسا عجیب انسان پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور دل میں سوچ رکھا تھا کہ اپنے دوست کی بھی کلاس لوں گا کہ اس بیچارے کو اتنی بری طرح کیوں بند کر رکھا ہے۔ اگر وہ یہاں کام بھی کرتا ہے تو اس کے پاس دروازے کی چابی یا کارڈ ہونا ضروری ہے جس سے وہ آسانی سے ان آؤٹ ہو سکے۔ خدا نخواستہ اس کی طبیعت خراب ہو جائے تو یہ بیچارہ کیا کرے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اس لڑکے کی طبیعت خراب ہونے لگی اور وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنی گردن پر رکھ کر بتانے لگا کہ میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ وہ اپنی گردن اتنی مضبوطی سے پکڑ رہا تھا کہ اسے دیکھ کر ایسے لگنے لگا تھا جیسے وہ اپنا گلا دبا رہا ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد میرے سے بالکل نہیں رہا گیا۔ میں فوراً واش روم کے باہر آیا اور اونچی آواز میں بولا کہ حسن جلدی باہر آ، ورنہ آج اس لڑکے کو کچھ ہو جائے گا۔ میری اس بات پر حسن نے بہت عجیب لہجے میں جواب دیا۔ اس نے کہا کہ صبر کر صبر، وہ پہلے سے مرا ہوا ہے۔ اپنے اس دوست کا جواب سن کر میرا دماغ کام کرنا بند کر گیا تھا، کیونکہ میرے دوست کی آواز ایسی نہیں تھی۔ جو آواز واش روم سے آئی تھی وہ بہت بھاری تھی، اتنی بھاری کہ آج سے پہلے میں نے ایسی آواز نہیں سنی تھی۔ میں واپس اس کمرے کی طرف بڑھنے لگا، یہ سوچ کر کہ شیشہ توڑ کر اسے باہر نکالتا ہوں، لیکن جیسے ہی میں نے اس کمرے میں قدم رکھا تو وہاں کا ماحول بالکل الگ تھا۔ جس کیبن میں وہ لڑکا تھا اس کیبن میں اب کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ جس پی سی پر وہ کام کر رہا تھا وہ پی سی مکمل بند تھا، یہاں تک کہ اس پی سی کے اوپر کپڑا بھی ڈلا ہوا تھا۔ اس وقت میرا سر چکرانے لگ گیا اور میں اس اپارٹمنٹ سے باہر نکل آیا اور ایک جگہ زمین پر بیٹھ گیا۔ مجھے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے اور میری طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں یہ جان چکا تھا کہ واش روم سے آنے والی آواز حسن کی نہیں تھی، اور جو لڑکا کچھ دیر پہلے ہمارے اپارٹمنٹ میں تھا وہ کوئی انسان نہیں بلکہ غیر مرئی مخلوق میں سے تھا۔ لیکن مجھے صرف اور صرف حسن کی فکر تھی کہ حسن اچانک کہاں چلا گیا ہے۔ میں اپنا فون نکال کر حسن کو کال کرنے والا تھا کہ ایک شخص مجھے اپنی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیا، جس کے ہاتھ میں ایک پانی کی بوتل تھی۔ دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ شخص اپارٹمنٹس میں کھانا وغیرہ پہنچاتا ہے۔ وہ شخص میرے قریب آ کر بولا کہ سر آپ ایسے نیچے کیوں بیٹھے ہیں، جس پر میں نے اسے جواب دیا کہ پہلے مجھے پانی پلاؤ، ابھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس شخص نے مجھے پانی دیا اور جب پانی پینے کے بعد میرا سانس بحال ہوا تو میں نے اس شخص کو بتایا کہ میرا دوست واش روم میں گیا تھا، لیکن کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی وہ باہر نہیں آیا۔ آپ میرے ساتھ اندر آئیں اور چیک کریں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ میری بات سننے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ مجھے تسلی دیتا، وہ شخص عجیب طریقے سے مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا اور ہنستا ہوا اپارٹمنٹ کے اندر چلا گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے اس پر شدید غصہ آیا اور میں اٹھ کر اس کے پیچھے چل پڑا کہ اس سے جا کر پوچھوں کہ یہ کیا طریقہ ہے۔ وہ شخص اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہی ایک کمرے میں پہنچ گیا۔ میری نظر اس شخص پر تھی اور میں بھی اس کے پیچھے تھا۔ اس شخص نے میری آنکھوں کے سامنے کمرے کی کھڑکی کھول کر نیچے چھلانگ لگا دی اور میں بنا سوچے سمجھے اس کھڑکی کی جانب بھاگنے لگا۔ جیسے ہی میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو نیچے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے فوراً بعد کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے واپس کمرے میں دھکیل دیا۔ میں فرش پر گر گیا اور جب اٹھ کر دیکھا تو سامنے میرا دوست حسن کھڑا تھا۔ جب حسن کو میں نے دیکھا تو میری جان میں جان آئی اور میں اسے پوچھنے لگا کہ یار تم کہاں چلے گئے تھے۔
फिर हसन ने जो कुछ बताया वो हैरान कर देने वाला था। हसन का कहना था कि जब हम अपार्टमेंट में दाखिल हुए थे तो उसे याद आया कि उसका फ़ोन तो गाड़ी में ही रह गया है। वो मुझे जल्दी में यह कहकर वापस चला गया कि मैं अपना फ़ोन लेकर आता हूँ, और जब वो फ़ोन उठाने गया तो उसके फ़ोन पर कॉल्स आ रही थीं जो उसके दोस्त की थीं जिसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी। फिर उसे वहाँ जाना पड़ा। हसन की ये बातें हैरान कर देने वाली थीं, और हसन का ये भी कहना था कि वो वॉशरूम में गया ही नहीं था। वो मुझे अपार्टमेंट में छोड़ते साथ ही वापस नीचे आ गया था। रिजवान भाई, उस रात अपार्टमेंट में मेरा जिससे सामना हुआ था वो सब लोग गैर मरई मखलूक में से थे। बेसमेंट से लेकर फ्लैट तक हमें जो कुछ दिखा वो इंसानों में से नहीं था। यहाँ तक कि वो मेरे दोस्त हसन का रूप भी इख्तियार करके सामने आए। उस रात मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, इतनी ज़्यादा मैं आपको बता भी नहीं सकता। इस वाक़े के बाद मैं 15 दिन तक बीमार रहा था। हसन को सारी तफसील पता लग चुकी थी और उसने ये अपार्टमेंट 20 दिन पहले ही रेंट पर लिया था। इन 20 दिनों में उसने सिर्फ 6 रातें यहाँ गुजारी थीं, जिसके बारे में उसका कहना था कि कुछ वाक़यात उसके साथ भी पेश आए थे, लेकिन वो ये समझता रहा कि शायद उसका वहम है। मेरे इस वाक़े के बाद जब हसन ने सीसीटीवी फुटेज निकलवाई तो उसमें साफ देखा गया कि हसन अपार्टमेंट में दाखिल होते साथ ही वापस बाहर आ जाता है, और फिर काफ़ी देर बाद मैं उस दरवाजे से बाहर निकलता हूँ और ज़मीन पर बैठ जाता हूँ, जिसके फ़ौरन बाद ही मैं हवा में किसी से बातें करने लग जाता हूँ। जिस शख्स ने मुझे पानी पिलाया था वो शख्स कैमराज में नज़र भी नहीं आया था। इस वाक़े के बाद मैं कई रोज़ तक घर से बाहर नहीं निकल सका था। मेरे जिस्म में शदीद कमज़ोरी हो गई थी और मुझे रात के वक्त इंतहाई डरावने ख्वाब आते थे, लेकिन अल्लाह के करम से मैं दिन ब दिन बेहतरी की तरफ ही गया। हसन ने वो अपार्टमेंट छोड़ दिया था और मेरे भी 2 माह मुकम्मल हो गए थे। फिर मुझे वापस जर्मनी आना पड़ा। एक लंबे अरसे के बाद जब हसन से मेरी कॉल पर बात हुई तो उसने मुझे बताया कि उसे उस अपार्टमेंट से मुतल्लिक ऐसी बातें पता चली हैं जो वाकई हैरान कर देने वाली हैं। मैंने उससे बहुत पूछा, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया और यही कहा कि जब मुलाकात होगी तब मिलकर तसल्ली से बताऊंगा। लेकिन हसन का कहना था कि जो कुछ उसे पता चला है, अल्लाह का लाख शुक्र है कि हम बड़े नुकसान से बच गए। उसने ये भी बताया कि जो कुछ हमने देखा था वो कुछ भी नहीं था। ये मेरा वाक़या था। मैं सुनने वालों से गुजारिश करूंगा कि मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अदनान का दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और अपना वाक़या हम तक पहुंचाया। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मजीद एपिसोड्स आती रहें तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाएगा और मेरी हर एपिसोड आप सब तक आसानी से पहुंच पाएगी। आप सब नीचे दिए गए नंबर पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा, जल्द ही नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।